નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જે રીતે દિલ્હીવાસીઓ અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, સરકારે ફક્ત વાયદાનો વેપાર કર્યો છે, મૂળભૂત જે સુવિધાઓ હતી તે આપવામાં પણ સરકાર ઊણી ઉતરી છે। ચોખ્ખું પાણી હોય, સારું આરોગ્ય હોય કે ઉમદા શિક્ષણ હોય, આ તમામ બાબતે સરકાર ક્યાંક કાચી પડી છે। હવે મહત્વની વાત કરવી છે કે અહીંના વેપારીઓ શું માને છે। ઇન્દ્રલોક વિધાનસભામાં આવેલું એશિયાનું સૌથી મોટું જૂતા બજાર, અહીંના વેપારીઓ જે કકડાટ કરી રહ્યા છે, ટેક્સ આપતા વેપારીઓને મૂળભૂત સુવિધાઓ પણ નથી મળતી। સાથે જ એક વેપાર એવો છે જેનો લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે, અને એ વેપાર એટલે ઠેર ઠેર ખુલેલી દારૂની હાટડીઓ। રહેણાંક વિસ્તારમાં જે રીતે દારૂના ઠેકાને પરમિશન આપવામાં આવી છે, લોકોના જીવવાનું દોજખ બની ગયું છે। કેટલીક જગ્યાએ લોકો અને નિગમ પાર્ષદ સાથે મળી વિરોધ કરી આ ઠેકાઓ હટાવે છે, પરંતુ જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર છે અથવા તો આમ આદમી પાર્ટીના નિગમ પાર્ષદ છે, ત્યાં ઠેકા હટાવવા પણ મુસીબત છે। માથાના દુખાવા સમાન બનેલા આ ઠેકાઓએ ન જાણે કેટલાય વ્યવસાયને બુરી અસર કરી છે, કેટલાય પરિવારોને વ્યસનના ખપ્પરમાં હોમી દીધા છે। યુવાનો હવે દારૂના રવાડે ચડતા જાય છે, કારણ કે દારૂ ત્યાં એક ઉપર એક ફ્રી મળે છે। સરકાર પોતાનું રાજસ્વ એકઠું કરવા માટે અથવા તો પોતાની તિજોરીઓ ભરવા માટે લોકોને વ્યસનના ખપ્પરમાં હોમી દે તે કેટલું યોગ્ય? આ પ્રશ્ન સાથે જોઈએ આજનો અમારો વિશેષ અહેવાલ, જેમાં વેપારીઓ પોતાનું દુઃખ કહી રહ્યા છે, સામે પક્ષે જે દારૂનો વેપાર છે એના લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે। ઇન્દ્રલોક વિધાનસભા વિસ્તારમાં આવેલી એશિયાની સૌથી મોટી જૂતા માર્કેટ, જ્યાંથી સૌથી સસ્તા પગરખા દુનિયાભરમાં એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે। રેવન્યુ રડીને આપતા આ વિસ્તારને સરકારના આશીર્વાદ મળતા નથી, કારણ કે આ વોટ બેંક નથી। વેપારીઓના મત જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં રજિસ્ટર હોય, અહીં તો રોજગાર અર્થે જ આવતા હોય। હવે સમસ્યા એ છે કે સરકારની તિજોરી છલકાવી દેતા આ માર્કેટને બેઝિક સુવિધાઓથી પણ વંચિત રાખવામાં આવ્યું છે। એટલું જ નહીં, સિક્યુરિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ આ માર્કેટ ખૂબ પાછળ છે। आओ जानिए શું કહી રહ્યા છે અહીંના વેપારીઓ। हमने आपको स्लम एरियाज़ के बारे में, दिल्ली की अलग अलग विधानसभा सीटों के बारे में, वहाँ के लोगों की राय बताई, उनकी जो लोग हैं मामूली वहाँ के नागरिक हैं उनकी सुविधाओं के बारे में और उनकी परेशानियों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि पोखरियाल है और आप के न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम इंद्रलोक में हैं। ये विधानसभा सीट पड़ती है दिल्ली की। आम आदमी पार्टी के विधायक है सोमनाथ शर्मा जी। ये इंद्रलोक की मार्केट दिल्ली की सबसे बड़ी जूता व्यापार मार्केट है। यहाँ पर विश्व में और एशिया की शायद सबसे बड़ी मार्केट है। विश्व में जगह जगह यहाँ से जूते चप्पल मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ के व्यापारी हैं हमारे साथ, कुछ इनसे बात करेंगे और इनसे इनकी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से ऐसे सुविधाएं हैं जो इनको यहाँ मिल रही हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये परेशान हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? राजकुमार भदौरिया। अपने बारे में सर बताइए। मैं इस फुटवेयर मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ और विगत 30 वर्ष से मेरा फुटवेयर का बिजनेस है। राजकुमार जी, एक चीज़ बताइए, अभी आपसे बात हो रही थी जीएसटी को लेकर, जिससे व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। क्या है, पहले कितना जीएसटी था, अब वो बढ़कर कितना हुआ है, और इससे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? क्योंकि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इस मार्केट से सस्ता जूता विभिन्न राज्यों में जाता है। विगत 10-15 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व हमारा 0% था। हिंदुस्तान की लगभग 85% आबादी सस्ता जूता पहनती है, वो 0% में थी। उसके बाद
यह 5% में किया गया, आज यह 12% हो गया। इससे फुटवेयर व्यवसाय को सबसे ज़्यादा नुकसान पड़ा। मैं दिल्ली सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस फुटवेयर को पुनः 5% में लाया जाए, जिससे हमारे व्यापारियों को बोझ ना पड़े और यूज़र्स भी हैं उन्हें सस्ते दामों में जूता पहुँचे। सर लेकिन कहा जाता है कि जीएसटी जो है वो सेंटर की स्कीम है, जीएसटी बढ़ाना और जीएसटी घटाना सेंटर। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो जो 5 से लेकर 12 का स्लैब बढ़ा है वो स्टेट गवर्नमेंट को फेवराइज करने के लिए बढ़ाया गया है? क्योंकि जब से बढ़ा है, मैंने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक चर्चा की है। केंद्र सरकार को 50% मिलता है, 50% राज्य सरकार को मिलता है। राज्य सरकार के किसी भी वित्त मंत्री ने यह नहीं कहा है कि मुझे 5% रहने दो। सबने 12% का स्लैब दिया है, तो इसका मतलब 12% ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं 12%। इसका यही तो रीजन है। अगर वो कहते हैं कि केंद्र सरकार का है तो 5% लेटर बना के मुझे पकड़ा दें कि मैं चाहता हूँ 5% होना चाहिए। सहमति इन्हीं की भी है। तो मैं चाहता हूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इसे पुनः 5% किया, जिससे व्यापारियों को कम से कम लाभ मिले। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शायद मुझे लगता है मैंने कई बार विषय रखा, हमारे व्यापारी 7 प्रकार का टैक्स देते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस है इतनी इनकम टैक्स वो देते हैं, हाउस टैक्स वो देते हैं, कन्वर्जन टैक्स वो देते हैं, वेस्टेज टैक्स वो देते हैं, जीएसटी वो देते हैं। इस प्रकार 7 प्रकार के टैक्स व्यापारी जमा करता है। वो कहाँ तक ये बोझ सहेगा, कैसे चलेगा व्यापारी? ट्रेड लाइसेंस का टैक्स उसको लेना पड़ता है। टोटल 7 प्रकार के टैक्स हैं व्यापार में। व्यापारी परेशान है। केंद्र और राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी नीतियाँ व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है। ऐसे हम लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं इनका कहना यह है कि ये जो टैक्स की मार है वो व्यापारी वर्ग 7 किस्म के टैक्स भरकर वो मार झेल रहा है। सर टैक्स इतने सारे भर रहे हैं, कुछ सुख सुविधा है इस मार्केट में? क्योंकि सबसे बड़ी 50 साल पुरानी ये मार्केट है, कितने सारे लोग आते होंगे। पूरे विश्व में आपने बताया कि ऑल ओवर इंडिया यहाँ से माल एक्सपोर्ट होता है। Even Asia, not all over India, but also the Asia. It is the biggest market in the Asia. Sorry, ये मार्केट जो है हमारी जो है एशिया में सबसे बड़ी मार्केट है जूते की। हमारे यहाँ पर व्यापारी के जो सुविधा के नाम पर हम इतनी दयनीय स्थिति है। यहाँ से हमारे यहाँ से टैक्स जाता है, कन्वर्जन चार्ज जाता है, कन्वर्जन के नाम पे हमसे पार्किंग ली गई, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यूरिनल, आप ये समझिए कि बेसिक सुविधा है वो यूरिनल की है। दूर दूर से व्यापारी आते हैं, हमारे यहाँ पे यूरिनल भी नहीं है। और हम लगातार जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहे, पर उनके कान पे जू नहीं रेंगती। हमेशा उनके पास इन काम के लिए फंड नहीं होता। फंड हमारे यहाँ से जाता है, टैक्स से ही जाता है ना, पर उनके पास हमारे ऊपर खर्चने के लिए फंड नहीं है। ये वो दुधारू गाय है जिसको चारा नहीं डालना चाहते, क्योंकि हमारा यहाँ पर वोट नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ का विकास इसलिए नहीं कर रही कि उनका वोट बैंक यहाँ नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि उनका वोट बैंक हमारे यहाँ नहीं है। हम व्यापारी अलग अलग दिल्ली के अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आते हैं, इसलिए उनको इसकी चिंता नहीं है। बाकी स्लम की चिंता है, हर चीज़ की चिंता है, पर यहाँ पर हमारे को देने के नाम के उनके पास कोई सुविधा नहीं। सर एक चीज़ बताइए कि आप सबसे पुराने हैं इस मार्केट में और आप इस मार्केट को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं। दिल्ली की राजनीति जो इस वक्त चल रही है उसको बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं। फ्री की हर चीज़ दे देना, टैक्सेस बढ़ाते रहना, जीएसटी भी 2 भाग में डिवाइड होगा। अगर जो जितना जीएसटी रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो आधा स्टेट के पास जाएगा, आधा सेंटर के पास जाएगा। तो स्टेट के पास कहीं ना कहीं पावर है कि थोड़ा व्यापारियों को नॉर्मलाइज करने के लिए, उनके ऊपर से बोझ टैक्स थोड़ा कम करने के लिए वो ये कर सकती है। उनके पास पावर है, लेकिन उस पावर को व्यापारियों के लिए वो यूज़ नहीं करना चाहते। अगर वो यूज़ करते हैं तो उनको टैक्सेस कम जाएगा। हम तो उनसे, केजरीवाल से ये आग्रह करना चाहता है, जिस प्रकार से उन्होंने खड़े होकर के अपने बच्चों की और अपनी उस वैन के ऊपर खड़े होकर कस्में खाई थी, उन वादों को पूरी तरह से दोबारा देख लें। जो खम्भों के ऊपर चढ़ चढ़ के ये कहते थे कि बिजली मैं मुफ्त दूंगा, बिजली मुफ्त किसको दे रहा है? उस वर्ग को दे रहा है जो वर्ग किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देती। मध्यम परिवार जो टैक्स देता है उसको सुविधाएं उनसे ली नहीं जाती, उसकी अपेक्षा सुविधाएं और खींची जाती हैं। आज जीएसटी से पहले हमारा 5% था, उसको जीएसटी बढ़ा करके उन्होंने 8% कर दिया। हम व्यापारी वर्ग का तो कहना भी यही है कि आप जीएसटी को आप 5 पे लाइए, और जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिली 5 का रेशो नहीं आ रहा, जीएसटी का रेशो आ रहा है 3%। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके ऊपर जो विषय चर्चा का विषय बनाया है वो बना हुआ है 3% जीएसटी प्लस स्लैब एक आ रहा है 7% का।
तो 7 और 3 के अंदर फर्क आ रहा है। जबकि जूते के ऊपर एक गरीब किसान जो तल्ला उसका रबड़ का पहन करके गरीब किसान खेत में जाता है और वो पहनता है, तो हम आप उससे निवेदन यही करेंगे अपनी गवर्नमेंट से, ये जूता पहले तो फ्री टैक्स पे था, यदि आज उसके ऊपर जीएसटी लगाना भी चाहती है तो इसको 3% के स्लैब पे ले आए, और 3% के स्लैब के ऊपर आने के बाद भी व्यापारी वर्ग आपको ये ईमानदारी से कहेगा, जो टैक्सेस 8% आज आ रहा है, जो जीएसटी 8% में कलेक्शन हो रही है, उससे अधिक हम 3% कलेक्शन करके देंगे यदि इसके ऊपर 3% कर देंगे। अच्छा। आपका सवाल आएगा मेरे पास कि 8% में जो जीएसटी आ रहा है और 3 में हम ज़्यादा कर देंगे, ये आश्चर्य है या ये चमत्कार है आपके लिए? ये जो 4-5 का रेशो रहेगा वो आप किस तरह उसको एकोमोडेट? यही मैं बताना चाहता हूँ। चाणक्य नीति रही है, चाणक्य नीति ये कहती है कि जितना टैक्सेस इस देश कम होगा उतना टैक्सेस अधिक, उतनी कलेक्शन अधिक आएगी, चोरी की भावना खत्म हो जाएगी, नंबर 2 के पर्चों की भावना खत्म हो जाएगी। मैं आऊँगा ना छाती रंग के दुकानदार से कहूँगा मेरा पर्चा बनाओ और मेरा माल बेच दो, ट्रांसपोर्ट खर्चा कम लेगा। आज ट्रांसपोर्ट पे यदि मैं नंबर 1 में माल बेचता हूँ तो मेरा कार्टून का खर्चा है 20 रुपये, दूसरे नंबर पे अगर गोल मोल करके बेचता हूँ तो 120 रुपये है। तो मैं उन लोगों को जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों से निवेदन ये करूँगा, इस स्लैब को नीचे करके 3% पे ले आएँ, और व्यापारी होने के नाते मैं आपको दावा करता हूँ कि हमारा टैक्सेस उससे अधिक जाएगा, ये व्यापारी वर्ग आपको गारंटी देगा। सर एक चीज़ बताइए, आप इसी वर्ग से हैं तो आप जगह जगह स्टेट्स में घूमते भी होंगे। इस बार मौजूदा जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अलग अलग राज्यों में जा रही है और बता रही है कि दिल्ली का मॉडल अडॉप्ट कर रही है। क्या कंपैरिजन है दिल्ली के मॉडल में, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ और अन्य राज्यों में व्यापारियों को मिलती है जिससे वो कम से कम बिजनेस अपना पीसफुली कर पाती है, और कौन कौन सी समस्याएं आप जैसे व्यापारी झेलते हैं दिल्ली में रहते? ये सबसे बड़ी जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे दिल्ली के, कोई भी मार्केट है हमारी, मैं बेसिकली अपनी फुटवेयर मार्केट की बात करता हूँ, मूलभूत सुविधाएं है ही नहीं यहाँ पे। शौचालय हमारे पास नहीं है, हमारे पास पार्किंग नहीं है। आज सबसे बड़ी बात जो हमारी सभी सरकारें कहती हैं, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए यूरिनल की सुविधा नहीं है, वो कहाँ जाए? महिलाएं आती हैं, आज अलग अलग राज्यों से आती हैं, पूरा दिन यहाँ पे रहती हैं, हम लोगों से कहती हैं कि भैया हमें कहीं बता दो कोई टॉयलेट है या कुछ है, उनके लिए बेसिक सुविधाएं नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हम अदर स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मार्केट्स जो बनी हैं, पार्किंग है, यूरिनल और भी जो मूलभूत सुविधाएं जो आपको व्यापार के लिए चाहिए वो सब प्रोवाइड की जाती है, जो हमारी यहाँ पे दिल्ली स्टेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लोक लुभावने जो वादे तो बहुत हैं पर जो फर्श पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो आपको ये आप कहना चाहते हैं कि और स्टेट में आपको एक मैनेजमेंट है व्यापार का, एक मार्केट मैनेजमेंट, जिसको लेकर दिल्ली बहुत पीछे है? बिल्कुल बहुत पीछे है, व्यापारी की कोई सुनवाई नहीं है, व्यापारी बिल्कुल परेशान है, और व्यापारी कई बार संपर्क भी करता है पर उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम चाहते हैं कि हम कई सालों से प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी मार्केट में एक बेसिक नीड है, हमें एक टॉयलेट मिल जाए, हमें पार्किंग मिल जाए, है ही नहीं। हमारा व्यापारी आता है, उसको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, उसको टॉयलेट जाने के लिए उसके पास जगह नहीं है। हमारा व्यापारी यहाँ पे आज, हमारा व्यापार इस समय जो है वो कम खतरे में आता जा रहा है कि व्यापारी आए कैसे, गाड़ी वो खड़ी कर नहीं सकता, माल वो लेके जा नहीं सकता, वो कैसे करे? तो धीरे धीरे क्या इन कारणों की वजह से यहाँ का जो लोग हैं, खरीदार जो ग्राहक है, उनमें कमी आ रही है और बिजनेस में आप लोगों की कमी आ रही है? बिल्कुल जो आप कह रहे हैं सही, ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जब मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी तो, और सुरक्षा नहीं होगी, सुरक्षा की भी कमी है। ये सीसीटीवी कैमरे भी लगने की बात हुई थी, तो वो सब है क्या इस मार्केट में? मेरे को अभी सुरक्षा से उस चीज़ का ध्यान आया। अभी सबने निजी कैमरे लगवाए हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी ऐसी कोई पहल नहीं है। कई बार यहाँ पे व्यापारियों के साथ भी कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं ऐसी, कि उनके पैसे छीन लेते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। हर क्या व्यापारी होता है वो डर जाता है, एक बार उसके साथ ऐसा हादसा हो गया तो दोबारा आने की कोशिश नहीं करता वो। तो ये सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत कमी है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि अपने व्यापारी वर्ग के माध्यम से कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी हों और सुरक्षा भी बढ़े, तभी यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा और जीएसटी भी बढ़ेगा, सरकार का फायदा भी। हमने स्थानीय विधायक से कई बार निवेदन किया कि हमारी मार्केट में कैमरास लगवाइए, पर आज मुझे इस चीज़ को कहते हुए 5 साल हो गए और हमारे पास एक भी कैमरा हमारी मार्केट में नहीं लगवाया गया। विधायक निधि से पैसा नहीं खर्च करा जा रहा है दिल्ली सरकार, जबकि दिल्ली सरकार कह रही है हमने 3 लाख कैमरा लगवाया या 10 लाख लगवाया, कहीं भी लगवाए होंगे। हमारे पास जहाँ पर ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत के लिए काम नहीं है। अब बताइए हम कहाँ पर जाएँ, हम किसको कहें? सर एक चीज़ बताइए, कितने सालों से आपका व्यापार यहाँ है? 10-15 सालों से है। 10-15 सालों से। टैक्स स्लैब एक जीएसटी का जो है बहुत ही अहम मुद्दा है जिसने व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी है। ठीक है, कितना भुगत रहे हैं आप उस मुद्दे?
अभी 12% भुगत रहे हैं 12%? जी। 12% टैक्स के साथ क्या आपकी उतना रेवेन्यू कलेक्ट हो पाता है जितने में आप टैक्स भर सकते हैं? 12% जब से GST हुआ है, जब से कलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पा रहा, काम धंधा बिल्कुल ठप हो गए हैं। ये GST ये बिल्कुल क्या नाम है 5% पे लेके आओ वापसी। तो ये कहते हैं कि ये 5% पे ही था, पर उसको 8 से 12 तक स्टेट गवर्नमेंट के की जो इंटेलिजेंस थी वो था कि व्यापारियों से 12% टैक्स वसूला जाए ताकि व्यापारी और दबाव में आ जाए। तो व्यापारी क्या इस बार स्टेट गवर्नमेंट से खुश है? नहीं, कोई व्यापारी खुश नहीं कोई है। व्यापारी खुश नहीं है इसमें 12% GST लगने से सबको परेशानी है। उसको 5 किया जाए वापस, तभी काम को थोड़ा आगे इम्प्रूव किया जाएगा, अदरवाइज काम इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। इसी वजह से कस्टमर कोई बाहर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जो ये टैक्सेस के ऊपर जो टैक्सेस बढ़े हैं इस पे क्या असर बायर्स के ऊपर भी दिख रहा है आपको? पूरा फर्क है, पूरा फर्क पड़ रहा है इस पे। जैसे कि क्या क्या फर्क देखने को मिला? पहले गाहक नहीं आ रहा दिल्ली में यहाँ पे बिल्कुल भी। फुटवियर में बिल्कुल ये काम बिल्कुल जीरो हो गया। अच्छा, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है क्योंकि 12% GST लगने से काम बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा, मार्केट में आपके मटेरियल के रेट बढ़ गए हैं। रॉ मटेरियल के रेट बढ़ने से तो रेट तो उसने बढ़ाना ही था फैक्ट्री वाले ने, तो रॉ मटेरियल के रेट बढ़ेंगे, सूद का रेट बढ़ाया जा रहा है। उधर से गवर्नमेंट ने 12% GST कर दी है। तो हमारा तो क्या गरीब आदमी जिसने पहनना है उसको, हमारा गरीब आदमी गया, ठीक है ना। दोहरी मार एक व्यापारी झेल रहा है। मार पड़ रही है डबल। जो छोटे छोटे लोग थे वो तो सारे बंद होते जा रहे हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े थे वो चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे। वो तो कहते हैं चाहे 20% GST कर दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। आप भी व्यापारी हैं सर यहाँ के? वो छोटा मजला जो सा व्यापारी है वो रगड़े में आ गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा है इस मार्केट का? ट्रैफिक मैनेजमेंट तो देखो जी, जहाँ पर व्यापार होगा वहाँ ट्रैफिक की तो दिक्कत होगी। लेकिन इसको मैनेज, एक हर चीज़ का मैनेजमेंट होता है। आप कहीं भी जाएंगे, आप बाहर के स्टेट्स में जाएंगे, मार्केट्स में जाएंगे, वहाँ एक सिस्टम है कि यहाँ एक पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग को लेकर आपसे टैक्स भी लिए जा रहे हैं, हर एक चीज़ से आपको टैक्स लिया जा रहा है। 7 किस्म के टैक्स अभी हमारे किसी एक व्यापारी ने बताया। नहीं, कन्वर्ट से चार्ज ले रहे हैं और इन्होंने पार्किंग टैक्स भी लिया है, मगर पार्किंग की सुविधा है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, अगर पार्किंग उन जगह हो जाएगी जहाँ जगह बनी है तो ट्रक व्रक आएंगे तो उनको दिक्कतें नहीं होंगी? नहीं, यहाँ तक ट्रक आने में तो दिक्कत होगी होना जी। देखो मेरी बात सुनो, ट्रैफिक तो हर एक है ही है यहाँ पर। ट्रैफिक के तो है ही दिक्कत है यहाँ पर। अपनी भी गाड़ियाँ कहाँ पे आती है यहाँ पर? अपनी गाड़ी अपने पार्क में, हम पार्क में खड़ी करके आते हैं अपनी गाड़ियाँ। व्यापारी को आने में दिक्कत है यहाँ पर। तो ये जब जाम लगता है तो यहाँ पे कईयों की जेब भी कट जाती है। हाँ जी, वो तो खैर दिल्ली का पुराना, वो तो किसी मार्केट में होता है, ये नहीं बात होती। यहाँ तो सुबह सुबह काम कर जाते हैं अगले आके। ट्रैफिक की तो दिक्कत है ही है यहाँ पे, क्योंकि देखो जिसने दुकान खोल रखी है तो उसने अपनी गाड़ी भी खड़ी करनी है, कहीं ना कहीं तो खड़े करे। अगर वो गवर्नमेंट अगर टैक्स, चलो मैं कह रहा हूँ जो मंथली ले तो कुछ सुविधा तो दे ना उनको। तुम कन्वर्ट चार्ज ले रहे हो, सारे टैक्स ले रहे हो, कौन सा टैक्स नहीं दे रही जनता? जनता टैक्स दे रही है तो जनता को सुविधा दो, जनता को सुविधा दो ना। जनता तुम्हारे को टैक्स ना दे रही हो तो फिर तो है। यहाँ पे डर के हमारी दुकानें बंद करने की कोशिश हो जाती है कई दफा। पुलिस वाले आ गए जी, माल उठा के ले जाएंगे। किस चीज़ का डर, किस चीज़ का डर के बारे? MCD वाले आ जाते हैं फिर। अच्छा, हाँ, क्यों? बस गाड़ियाँ देखो जी, देखो ये सिंगल लाइन में कानून के उसमें लिखा हुआ है हमारी RC पे भी गाड़ी नहीं आप उठा सकते। गाड़ी वो तब उठा सकता है जब किसी की कोई कंप्लेंट करता है तो, नहीं तो वैसे गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होती। वो कंप्लेंट पे आ जाती है पर हमारे को भागना पड़ता है, क्या करें फिर। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर आप ये भी कहते हैं कि दिल्ली का मालिक मैं हूं, दिल्ली का भगवान मैं हूं। भारत की राजधानी में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की गिनी हुई चुनी मार्केटों में गिनी जाती है। यह मार्केट हिंदुस्तान नहीं, विश्व के विभिन्न भागों से, देशों से आए हुए लोग यहाँ परचेजिंग करने आते हैं। इनकी सुविधाएं, इनकी व्यवस्था देख के वो अचंभित रह जाते हैं। जब मेरा घर सुंदर नहीं होगा, घर की व्यवस्था नहीं होगी, कैसा संदेश मेरा विश्व में जाएगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि लंबे लंबे वादे तो करते हो, जहाँ से सबसे ज़्यादा आपको राजस्व प्राप्त होता है उसकी चिंता करनी चाहिए। ये मार्केट, ये व्यापारी आपको लाखों रुपए, करोड़ों का टैक्स देते हैं, तो कम से कम आपका दायित्व बनता है उनको मूलभूत सुविधाएं देना। मैं पुनः निवेदन करूंगा, जो जूता 0% स्लैब में था आज आपने 12% का स्लैब कर दिया है। इससे व्यापारियों बहुत बड़ी मार पड़ी हुई है। अब हमारे पैसे से, हमारे रुपए से आप दिल्ली को जो एक प्रकार से ये प्रपोजल चला रहे हैं, ये गलत है। व्यापारियों को सुविधाएं दें, यहाँ से टैक्स प्राप्त होता है, इसलिए इस मार्केट को अच्छा बनाएं।
वैसे कहते हैं कि जो केजरीवाल सरकार है मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है और वो इस तरह से जगह जगह स्टेट्स में जा रही है और कह रही है कि दिल्ली को एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो हेल्थ हो। उन्होंने बोला है कि दिल्ली में एक्सीलेंट स्कूल्स बनाए जाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी होगी, गले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, उनसे अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर मिलेंगे। मुझे लगता है एक्सीलेंस स्कूल का जो बैटर उन्होंने बताया है, आज तक किसी भी स्कूल में वो तय कर लें कि कहाँ से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन सा दिल्ली सरकार का रजिस्ट्रेशन है, जो बच्चों को भविष्य का अच्छा खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई संस्था नहीं है, ये संस्था है, उसकी दिखाएं व्यवस्था क्या है, तो सिर्फ दिखावा है, वास्तविकता कुछ और है। जब से केजरीवाल जी सीएम बने हैं उस दिन से और आज तक कभी उन्होंने सच बोला है क्या? मैं उनको चैलेंज करता हूँ, किसी विषय में आकर के उन्होंने अगर बहस करनी हो तो मेरा एड्रेस वो नोट कर लें और मेरे घर आकर और यहाँ जहाँ मुझे वो बुलाते हैं मैं उनके साथ बैठने के तैयार हूँ। जो व्यक्ति बच्चों की कसम झूठी खा सकता है वो देश का क्या भला करने वाला है? वो देश को गर्द की ओर बढ़ा रहा है और गर्द की तरफ ले जाएगा। बेटर ये है कि वो रिज़ाइन देके और वहाँ जाके मंदिर में जाके जाप माला करे, और ये सबसे ज़्यादा बेटर तरीका यही है। आज तक चल के आया और आपने हमारे दुख सुख को सुना है, मैं उसके लिए मीडिया का और आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ इंद्रलोक के जूता व्यापारी थे। ये पूरी मार्केट 50 से 60 साल पुरानी मार्केट है, लेकिन आपने जिस तरह की दिक्कतें इन लोगों की सुनी वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा करने वाली है। दिल्ली सरकार को बहुत शर्मिंदा करने वाली दिक्कत है, जहाँ से वॉशरूम्स की, हाइजीन के नाम पे वॉशरूम्स की सुविधा नहीं है, सुरक्षा के नाम पे दावे करती दिल्ली सरकार, जिन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, उसकी सुविधाएं नहीं है, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जिसके चलते व्यापार यहाँ का कम होता जा रहा है। जितना व्यापार कम होगा, रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट का और सेंटर का उतना ही कम होगा। ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं चाहूँगी कि दिल्ली सरकार अपना ध्यान खींचे और उनको जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करे। વેપારીઓની પીડા તમે સાંભળીને હવે વાત કરીએ એવા વેપારની જેને સરકારે પોષ્યો છે અને લોકોમાં ભારોભાર રોષ છે। જી હા, વાત કરી રહ્યા છે બિલાડીના ટોપની જેમ ઠેર ઠેર ખુલી ગયેલા દારૂના ઠેકાની। લોકો ખૂબ પરેશાન છે। જ્યાં પણ ઠેકા ખુલ્યા છે અને એક ઉપર એક દારૂની બોટલ ફ્રી મળવાને કારણે ગ્રાહકોના વધતા ઘસારાને કારણે અન્ય વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા ત્યાંના વેપારીઓ પણ પરેશાન છે। યુવાનો નશાના રવાડે ચડવાના ડરથી વાલીઓ પણ વંચિત છે, પણ વિસ્તારમાં ઠેકો ખુલવાને કારણે વધતા ન્યુસન્સથી સ્થાનિકો પણ ભયભીત છે। कहना ये है कि मैं कोई वोट मांगने तो गया नहीं, मैं जीता हूँ केजरीवाल की लहर में, और ना मैं किसी के पास वोट मांगने गया, ना मुझे बीजेपी बिहार की जनता ने जिताया। इसलिए जो अपना करना करिए। दारू के ठेके जो खुलवाए हैं, हर वार्ड में 3-3 ठेके खुलवाए हैं, और एमसीडी ने प्रयास करके निगम पार्षदों ने यहाँ प्रयास करके वो ठेके बंद भी कराए वार्ड के अंदर। वो बहन जी दारू से इतनी तरसते, उनका आज भी कितना दारू पीता, पूछिए इनसे। हमारे बाल बच्चे सब कैसे लग रहे हैं रोड पर जाके, जैसे भीख मांगते हैं वैसे बच्चे बन रहे हैं। सारे दिन कमा लेते हैं, दारू के ठेके में बैठ जाते हैं, कभी माँ को मारते हैं, कभी बाप को मारते हैं। खाली गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, खाली दारू है। वो अब कहाँ जाएगी? रोड पर बैठेगी तो डंडा से मारोगे, कमाने नहीं देते हैं, कहते हैं जो ये रोड खाली करो। और सारे बच्चे कमा के दारू पीते हैं, ना माँ के बुझते हैं, ना बाप के बुझते हैं, ना पड़ोसी के बुझते हैं। ऐसे कैसे चलेगा समय? तो दारू के लिए कोई इसका बैकग्राउंडर मैं आपको बताऊं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सारे सरकारी जो लिकर शॉप्स थी, यानी कि दारू के ठेके थे, उनको प्राइवेटाइज करा। अब उस प्राइवेटाइजेशन में जो दारू के सारे ठेके प्राइवेटाइज हुए हैं, उसका जो पुराना स्टॉक था वो एक बोतल के साथ 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि एक के साथ एक फ्री, जिसके चलते सारे आप देखेंगे लिकर शॉप्स पे लंबी लाइनें लगी हुई है, और कहीं ना कहीं इस देश के युवा को नशे की ओर खींच रहा है। उनके पैक भी दे रहे हैं। अब जैसे फ्रूटी का टेट्रा पैक आ रहा है, ऐसा टेट्रा पैक भी आ रहा है, जो आम दुकानों में मिलेगा। अब छोटे अब जो बच्चे अभी एक मिनट, जो बच्चा नाबालिग है उसको नहीं पता, वो भी टेट्रा पैक लेके पिएगा, तो क्या वो उसका भविष्य क्या निकलेगा? यही होगा कि केजरीवाल ये सोचते हैं कि हम टेट्रा पैक पिलाएं लोगों को। अरे पानी पिलाओ ना बढ़िया वाला, कुछ अच्छा खाने, शिक्षा अच्छी दिलाओ तो बात है। आप बड़ी बातें करते हो। छोटे आप दारू का ठेका खोल रहे, आप जूस की दुकान खोलिए, बच्चे पियेंगे तो ताकत है, काम करेंगे। ये दारू से क्या होगा बच्चों के? આડેધડ દારૂના ઠેકાઓને લઈ દિલ્હીની જનતામાં ભારોભાર રોષ છે।
કારણ કે જે પ્રકારની લોભામણી સ્કીમો દારૂના ઠેકાવાળા આપે છે તેનાથી આકર્ષાઈ દારૂ લેવાવાળો વર્ગ વધ્યો. એટલું જ નહીં, રહેણાંક વિસ્તારોમાં પણ ઠેકા ખુલવાને કારણે લોકોની ભીડ વધવાને કારણે બગડતો માહોલ જોઈ મહિલાઓ પણ ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળે છે. તો બીજી તરફ સ્થાનિક નિગમ પાર્ષદો આ ઠેકાઓનો વિરોધ કરી તેને બંધ કરાવવા પ્રયત્ન થાય છે, પરંતુ જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીના નિગમ પાર્ષદ હોય ત્યાં આ ઠેકા બંધ થવાની જગ્યાએ એક વિસ્તારમાં એકથી વધુ ઠેકા ખુલી જાય છે. ઠેર ઠેર ઠેકા ખુલવાને કારણે લોકોની કમાણી દારૂમાં સમાણી જેવો ઘાટ સર્જાય છે. ઠેર ઠેર ઠેકા ખુલ્યા એટલું ઓછું હોય એમ હવે સરકાર ટેટ્રાપેક લાવવાનું વિચારે છે, જેનાથી નાના બાળકો અને કિશોરો પણ ભણવાની ઉંમરે દારૂના રવાડે ચડવાનો ડર वालियों ने सतावे છે. केजरीवाल सरकार फ्री में कहे, अब पैसे तो शायद बहुत कम है, शराब भी बेच रही है ठेकों पे. कहाँ कितने ठेके खुल रखे हैं? जगह इधर अभी भी और उस दारू के ठेके पे एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री मिल रही है ना. सेक्टर 24 में ठेका खुला हुआ है और इधर प्रशांत विहार में ठेका खुला हुआ है. दो यहाँ और क्या नाम है इस पे फेस 1 में एक ठेका खुला हुआ है. जनता जाग रही है, यहाँ ठेके नहीं खोलने दे रहे. यहाँ लोग प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ 24 घंटा जो इन्होंने कर दिया है ना ऑनलाइन का और उसका, यहाँ भी कई लोगों ने ठेके खोलनी, लेकिन बगल में ये सेक्टर हमारे बुद्ध विहार के बगल में खुला है. वहाँ पर आप देखना शाम को सेक्टर 24 4 बजे से रात को 10 बजे तक पूरी हमारे कॉलोनी के लोग वहीं से आते हैं और सेक्टर 24 का जीना हराम हो रखा है. बहुत बुरा हाल है, रोड जाम होती है बहुत ज़्यादा. ये समस्याएं हैं सारी की सारी बुद्ध विहार के लोगों की. કેટલાક વિસ્તારોમાં જનતા જાગી છે અને ઠેકા ખોલવા દેતા નથી, પરંતુ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં જ્યાં પણ ઠેકા ખુલ્યા છે ત્યાંથી નીકળતા લોકોની હાલત ખૂબ દયનીય બને છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો વિરોધ કરી લોકોએ ઠેકા બંધ પણ કરાવ્યો છે, પણ આ બધું જે જગ્યાએ શક્ય છે ત્યાં આમ આદમી પાર્ટીના નિગમ પાર્ષદ ના હોય. જ્યાં પણ આમ આદમી પાર્ટીના નિગમ પાર્ષદ છે ત્યાં કોઈ ઠેકા બંધ કરાવવા વાળું નથી. હદ તો ત્યારે થાય છે જ્યારે વિસ્તારના લોકો ઠેકા બંધ કરાવવા આંદોલન કરતા હોય ત્યાં કોઈ જ સાંભળવાળું ના હોય અને ઠેકા ધસમસતા હોય. દારૂના ઠેકા વિસ્તારમાં હોવાથી શું પરિસ્થિતિ વિસ્તારની થાય છે તે આ વેપારીઓની વધુ સારી રીતે કોઈ નહીં સમજાવી શકે. इस वक्त हम पटेल नगर के एक रेजिडेंशियल एरिया में है, मेन मार्केट में है. ये विधानसभा के अंदर आता है और मेरे सीधे हाथ पे सबसे बड़ा मुद्दा इस दिल्ली का जो दिल्ली झेल रही है वो है वाइन्स एंड लिकर शॉप्स. सबसे बड़ा इशू यहाँ के रेजिडेंशियल बिजनेसमैन को, इन सबको ये है कि एक इलाके में और मेन मार्केट के बीच में ये लिकर शॉप्स खोली जा रही है. कब से खुल रही है और आपने बोला इसको बंद कराने के लिए आगे कंप्लेंट करी गई? ये तो खुल गई है, 4 महीने से खुली हुई. अच्छा. हाँ जी, तो यहाँ बहुत प्रोटेस्ट हुआ था पर ये बंद नहीं हुई. अच्छा, आगे क्या बोला गया जब आपने बोला कि उसको बंद करना है? बंद करने के लिए सबने बहुत प्रोटेस्ट किया पर ये बंद हो ही नहीं पाई, क्योंकि ये जो आप वाइन शॉप वाले हैं ये फिर दोबारा MCD लॉ क्या करके गई थी, वो सील करके गई थी और फिर वो उन्होंने अपने खुलवा ली नेक्स्ट डे. आजकल के जिस दौर में सरकार को रोजगार देना चाहिए, अपने युवाओं को रोजगार और मेक इन इंडिया की तरफ धकेलना चाहिए, जो बड़ी बड़ी दावे शुरू हो रहे हैं, उसी के चलते आज हमारा युवा शराब के नशे में डूबता जा रहा है. उसमें ये लोग एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और शराब खरीदे. પટેલ નગરના રહેણાંક વિસ્તારોમાં ખોલેલા ઠેકાએ કેવા કર્યા વિસ્તારના હાલ અને વેપારીઓની વધતી મુશ્કેલીઓનો ચિતાર પરેશાન વેપારીઓના બળાપા ઉપરથી સમજી શકાય એવો છે. 4 મહિનાથી લિકર શોપ ખુલી ત્યારથી આ વિસ્તારમાંથી જાણે રોનક ગાયબ થઈ ગઈ હોય એવી અનુભૂતિ અહીંના લોકો કરી રહ્યા છે. ખુલી ત્યારથી આ વિસ્તારમાંથી જાણે રોનક ગાયબ થઈ ગઈ હોય તેવી અનુભૂતિ અહીંના લોકો કરી રહ્યા છે. લોકો અને વેપારીઓ પણ કહે છે કે જો સરકારને આ ધંધામાં વધુ ટેક્સ દેખાતો હોય તો એવી જગ્યાએ ઠેકા ખોલે જ્યાં રહેણાંક વિસ્તાર ના હોય અથવા અલાયદી જગ્યા હોય, કારણ કે રહેણાંક વિસ્તારમાં ખુલ્લેઆમ ઠેકા જે તે વિસ્તાર માટે સરદર્દ સમાન બને છે. દારૂનો એક ધંધો બીજા ધંધાને માઠી અસર પહોંચાડે છે. આ તો થઈ દારૂની વાત. આવી અનેક સમસ્યાઓથી દિલ્હીવાસીઓને રોજનો પનારો છે. આમ આદમીની વાતો કરી સરકારમાં આવનારા કેજરીવાલે સત્તામાં બેઠા બાદ જાણે પાછું વળી આમ આદમી તરફ જોયું જ ના હોય એવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. રોજ ઉઠીને નવી સમસ્યાનો સામનો કરવા દિલ્હીવાસીઓ પોતાનું દુઃખ કોને કહે
કોની પાસે જઈને રડે તે પણ લોકો સમજાતું નથી, કારણ કે એકવારથી નહીં ધરાયેલી પ્રજાએ બીજો મોકો પણ કેજરીવાલને આપ્યો. લોકોએ આમ આદમી પાર્ટીને દિલ્હીની સેવા કરવાનો મોકો આપ્યો. સામે સરકારે દિલ્હીવાસીઓને શું આપ્યું? ગંદુ પાણી અને બેરોજગાર, ભ્રષ્ટાચાર, શિક્ષણને નામે વેપાર, ખ્યાલ, રસ્તા, ઉભરાતી ગટરો, દારૂના ઠેકા. શું થયું ઝુગ્ગીઓને કાયદેસર કરવાના વાયદાનું? આ તમામ સવાલો દિલ્હીની જનતા પૂછી રહી છે.